हेलो आप सभी को। स्वागत है आप सभी का बिहार स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन चैनल पर। तो आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर गति यानी कि मोशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाइए और इस पर ध्यान दीजिए। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विरामावस्था का मतलब हुआ एक जगह पर समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई वस्तु है, वो किसी फिक्स्ड जगह पर है और कुछ समय बीतने के पश्चात भी वो वही जगह पर है, अर्थात वह विराम की अवस्था में है। और गतिमान अवस्था का मतलब हुआ कि समय के परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है, अर्थात वस्तु गतिमान अवस्था में है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। ये सभी जो है गतिमान अवस्था के उदाहरण हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, अर्थात उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है टाइम के बीतने से, अर्थात वह गतिमान अवस्था में है। तथापि ऐसे कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने और पेड़ों की शाखाओं तथा पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। इनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि धूल कण उड़ रहे हैं, अर्थात हवा में भी गति हो रही है। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? तो इसके लिए हमें रिलेटिव मोशन को समझना होगा। सापेक्षिक गति का कॉन्सेप्ट आएगा, इस बात को भी आगे समझेंगे। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? बिल्कुल, ये पृथ्वी की गति के कारण ही है। घूर्णन गति, यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? यहीं पे एक पॉइंट को समझना है कि रिलेटिव मोशन क्या है, सापेक्षिक गति क्या है। जब एक बस में बैठा व्यक्ति बस के साथ गति में है, तब बस के बाहर बैठे व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बस के साथ गतिमान अवस्था में है, किंतु बस के अंदर बैठा हुआ ही दूसरे व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वह दोनों ही अपने जगह पर स्थिर है। तो इसका कारण क्या हुआ कि उसका रेफरेंस पॉइंट को अगर हम चेंज कर देंगे तो वस्तु की स्थिति भी बदल सकती है। किसी व्यक्ति को सेम वस्तु गतिमान अवस्था में भी दिख सकती है और दूसरे व्यक्ति को वह स्थिर अवस्था में भी लग सकती है। यही है सापेक्षिक गति। किसी वस्तु के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर यानी कि रुकी हुई। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वो तो स्थिर है। साथ यात्रियों को भी, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? यही सापेक्षिक गति को अवलोकित करते हैं। बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि मच्छर की गति, कभी गए रुक गए फिर कहीं और घूम गए, दिशा बदल दिए। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में हैं जो एकदम स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं, जैसे रेलगाड़ी टाइप से। तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं, वाइब्रेशन। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं एक साथ हो, जिसमें ये सारी क्रियाएं एक साथ हो, उन्हीं को जटिल गति कह देंगे। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। जब इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहले ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना सीखेंगे। ग्राफ के अनुसार पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में किसको रखना है, वाई एक्सिस में किसको रखना है, वो जो स्लोप बनेगा वो क्या देगा, उसमें जो एरिया निकलेगा वो क्या देगा। ये सारा ही हम लोग को इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। इसके बाद हम लोग वृत्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे है एक क्रियाकलाप में कह रहा है कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति अवस्था में, चर्चा कीजिए। तो इसमें चर्चा करने का क्या विषय है कि दीवार तो हमेशा हम लोग अगर देखेंगे तो वो हमें रुकी हुई ही दिखेगी, अर्थात वो एक एक स्थान पर स्थिर है। समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन हमें नज़र नहीं आएगा।
लेकिन सपोज कीजिए कि इस ग्रह से बाहर स्थित कोई दूसरे ग्रह पर व्यक्ति दूरबीन लगा करके उसी दीवार को देख रहा होगा, तो उसी व्यक्ति को वो दीवार जो है वो गतिमान अवस्था में दिखेगी, क्योंकि ग्रह के रिलेटिव मोशन में वो गतिमान प्रतीत होगी। इसी बात को आगे देख सकते हैं। इसमें सोचें और करें, इसको देख के समझने वाली बात है। आगे देखिए, गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। ये निर्देश बिंदु अर्थात रेफरेंस पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर हम किसी वस्तु की अवस्थिति के बारे में बता पाते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है, अर्थात रेलवे स्टेशन जहाँ है उसके 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएंगे तो हमें स्कूल मिल जाएगा। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट है। हम उसी के संदर्भ में जवाब दे रहे हैं कि उसी के 2 किलोमीटर उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, जिधर भी जाना है। तो जिस पॉइंट के बारे को लेकर के हम दूसरे पॉइंट की अवस्थिति को बता रहे हैं, तो पहला पॉइंट जो है वही निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। सवाल में जैसा कहेगा उसके अनुसार हम लोग परिवर्तन करेंगे। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। कह रहा है, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। सबसे साधारण मतलब सब जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो सरल रेखीय गति है। सरल रेखीय गति का तात्पर्य हुआ एक सरल रेखा में जो गति हो रही है उसी को सरल रेखीय गति कहेंगे। मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो अभी जितने भी सरल रेखीय गति के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें कभी भी हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधा एक ही रेखा में जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन चेंज होगा भी तो डायरेक्ट 180 डिग्री पे ही चेंज होगा, जाएंगे उसी रास्ते पे, लौटेंगे भी तो उसी रास्ते पे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट गति है। और इसके आगे हम लोग वृत्तीय गति देखेंगे, और भी बहुत सारी गतियाँ हैं जो कि आगे हायर क्लासेस में हम लोग को पढ़नी है। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सरल रेखीय गति को डिस्कस करना है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, मतलब सरल रेखा पे चल रही है। वस्तु अपने गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट O है इसका, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में, मतलब भिन्न भिन्न टाइम पीरियड पे A, B और C वस्तु की स्थितियां को प्रदर्शित कर रही है। मतलब टाइम बदलने पे वस्तु की स्थिति भी बदल रही है। वस्तु की स्थिति बदल रही है अर्थात हम इसे गतिमान अवस्था कह सकते हैं। अगर वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही होती तो उसे हम लोग विरामावस्था जरूर कह देते। पहले यह C और B से गुजरती हुई A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात 60 प्लस 35 95 किलोमीटर। उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं, उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। पहले इस बात को समझें। पहले वस्तु यहाँ O पॉइंट पर थी। O पॉइंट से चलना स्टार्ट की, पहले C पे पहुंची, C से फिर आगे चली, फिर B पे पहुंची, ये B पॉइंट है, और फिर लास्ट में A पॉइंट पर पहुंच गई। तो अब इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले वस्तु कहाँ थी और किस स्थिति पे थी, उसका निर्देश बिंदु किसे मानेंगे। तो पहले अभी हम लोग निर्देश बिंदु मान रहे हैं O पॉइंट को। इसी O पॉइंट से वस्तु चलना स्टार्ट की और सबसे पहले इस C पॉइंट पर पहुंची, फिर B पॉइंट पर पहुंची और फिर फाइनली A पे पहुंची। तो जब C पॉइंट तक पहुंची तो इसने कितना दूरी ट्रेवल किया, तो इसने 25 किलोमीटर दूरी चला। फिर इससे फिर बी पे पहुंची अर्थात ये कितना दूरी टोटल ट्रैवल की, 35 किलोमीटर्स। और अगर ये ए तक गई तो इसने कुल कितना दूरी ट्रैवल किया, तो इसने 60 किलोमीटर्स। तो पहले कह रहा है कि वस्तु ओ से ए तक गई और वापस लौट गई बी तक। देख लीजिए, ए पर पहुंचती है और इसके पश्चात उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है, सॉरी सी तक पहुंचेगी। तो देख लीजिए वस्तु कहाँ से कहाँ गई, पहले ओ से ए तक गई और वापस से लौट गई सी पे आ गई। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इधर से 60 और इधर से 60 में से 25 गया 35, यानी कि टोटल जो हो गया 95 किलोमीटर्स का दूरी इसने तय किया।
तो ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग 95 किलोमीटर्स बोल रहे हैं तो इसके साथ कोई भी डायरेक्शन वाला वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं कि ओ से पूरब दिशा की ओर या ओ से पश्चिम, मतलब कोई भी डायरेक्शन के साथ अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो ये एक अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। उसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि दूरी स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, विस्थापन वो सदिश राशि है। तो यहाँ पे केवल अंकीय मान यानी कि 95 किलोमीटर्स के द्वारा ही हम इसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अर्थात यह क्या है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि के बारे में हम लोग को इसी चैप्टर्स में भी आगे देखना है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा दर्शाते हैं, ऐसी राशियों को अदिश या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है, उसका वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब वो जो 95 किलोमीटर्स यानी कि 95 जो है ना, ये उसका मान है, परिमाण। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे वो O से चली A तक पहुंची, A से फिर चली C तक पहुंची, तो टोटल दूरी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे समझने योग्य बात यह है अगर डायरेक्टली O से C तक पहुंचा जाए, डायरेक्टली ये रहा पॉइंट O और ये रहा पॉइंट C, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की जाए तो मात्र 25 किलोमीटर की ही दूरी तय की गई है। जबकि अगर बात की जाए O से A गए और C तक वापस आए तो टोटल 95 किलोमीटर्स की दूरी तय की गई। लेकिन अगर किसी बिंदु के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो O से C तक का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो ये मात्र 25 किलोमीटर ही है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन के साथ कहना होगा कि O से चले और पूरब दिशा में 25 किलोमीटर तक चले तो आप C पॉइंट तक पहुंच गए। तो यही है विस्थापन और दूरी के बीच का अंतर। विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, सीधा आप जो सबसे नियरेस्ट रास्ता होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जबकि डिस्टेंस यानी कि दूरी, उसके लिए आपको जो पाथ फॉलो करके गए हैं उसी पाथ के अनुसार आपकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी। अगर यही पाथ आप O से A तक ना जाकर O से B तक जाते और B से फिर वापस C तक लौट आते तो आपकी दूरी बदल जाती, बट डिस्प्लेसमेंट पुनः वही रहती, क्योंकि यह O से C तक की सबसे मिनिमम दूरी को ही दर्शा रही है। आगे देखिए, क्या विस्थापन का परिमाण यानी कि वैल्यू वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसी इसी इक्वेशन में, इसी फिगर में अगर एक बात को ध्यान देने का प्रयास करें कि वस्तु अगर O से स्टार्ट कर रही है और सीधा A तक पहुंच रही है तो दूरी तय की गई कितनी हुई? तो सीधा दूरी हो गई 60 किलोमीटर्स, और वही यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। तो यही आपका जो 60 किलोमीटर है यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अर्थात विस्थापन जो है वह दूरी के बराबर हो सकता है। क्या दूरी से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं। दूरी हमेशा पाथ फॉलो करती है, तो ये बड़ी हो सकती है विस्थापन से अथवा बराबर हो सकती है, कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मिला हमें कि दूरी जो है वो आपको विस्थापन से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। कई बार आपको इसमें कुछ भी रिलेशन उल्टा भी दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। चित्र 8.1 में दिए गए उदाहरण को लें और इसी को वो समझाने का प्रयास कर रहा है। ओ से ए तक गए, 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। ओ से ए तथा पुनः बी तक के दौरान अगर दूरी की बात की जाए तो 60 + 25 यानी कि 85 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जबकि विस्थापन 35 किलोमीटर होगा। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, विस्थापन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, इसलिए विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। या एक बात को सीधा क्लियर बोला जाए कि विस्थापन का जो वैल्यू है वो दूरी से बराबर होगा या फिर छोटा होगा।
पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है। अगर ओ से ए तक गए और ए से वापस ओ तक लौट आए तो विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों ही एक ही बिंदु पर है, यानी कि ओ पर स्थित है। अर्थात उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है वो शून्य होगा। जबकि दूरी की बात की जाए तो ये डबल हो जाएगी, यानी कि 120 किलोमीटर हो जाएगी। तो यही बात को ये समझाने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं। दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। अगर अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है, सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें, तो उसमें समय में परिवर्तन के साथ दूरी हमेशा तय होगा, और दूरी हमेशा मतलब जीरो कभी भी नहीं होगा। यह जीरो से बड़ा ही कोई ना कोई क्वांटिटी लेकर के आएगा। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हम घूम फिर करके वापस से उसी बिंदु पर लौट आएँ तो ये विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर एक तथ्य बताने का प्रयास किया गया है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। ऑटोमोबाइल्स जो जितने भी वाहन होते हैं उन सभी में डिस्टेंस को कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बराबर चेंज होता रहेगा, दिखता रहेगा आपको। तो वो जो है वो ओडोमीटर ही है, जिसमें ये आप दूरी देख पा रहे हैं। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है, अगर आप भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक जाइएगा तो बाय रोड। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए, रोड जो है वो घूम फिर कर जाएगा, बीच में नदियाँ आएंगी, तालाब आएगा, तो उसको साइड से निकलते हुए आप ज़्यादा दूरी ट्रैवल कीजिएगा। जबकि विस्थापन की बात की जाए तो एक पॉइंट रखेंगे भुवनेश्वर पे, दूसरा पॉइंट रखेंगे नई दिल्ली पे, और बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस, बीच का धागा खींच देंगे, और जो धागे की लंबाई होगी वो आपको मैप पे बता देगी कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है, जो कि आपका विस्थापन हो जाएगा। प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, कुछ दूरी तय की गई है, सॉरी, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल शून्य हो सकता है, अगर वो वापस से उसी बिंदु पर लौट आए। तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। बिल्कुल आप उदाहरण से समझ चुके हैं कि वस्तु ए तक गई और वापस ए से लौट करके ऊपर ही पहुंच गई थी। कह रहा है दूसरा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? यह सवाल आप बनाइएगा। हालांकि इसमें आपको हिंट दे दिया जा रहा है कि एक वर्गाकार खेत है और इसमें किसान जो है वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 60 दूनी 120, 20 140, 140 सेकंड में कितने चक्कर लगा चुका चुका होगा? वो 3 चक्कर लगा चुका होगा। और 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, यही आपको बताना है, और इसी के द्वारा आपको परिमाण भी मिल जाएगा। अगर वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की तो वापस से 20 सेकंड में वो इतनी ही, आधी ही दूरी तय कर पाएगी। तो दोनों के बीच का विस्थापन जो है वो 10 मीटर ही हो जाएगा। आपका आंसर 10 मीटर ही होगा। इस बात को आप फिर से ट्राई कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस ज़रूर कर दूंगा। विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है। नहीं, शून्य तो बिल्कुल ही हो सकता है ये। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। नहीं, ये भी गलत बात है। कभी भी विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा, उससे अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। अब फिर से एक नया कॉन्सेप्ट है, एक समान गति और असमान गति। इस बात को यहाँ एक समान गति और असमान गति का क्या तात्पर्य है? गति का मतलब है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, और एक समान गति का तात्पर्य ये हो गया कि वस्तु के जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वह एक फिक्स्ड पार्टिकुलर टाइम पे फिक्स्ड स्थिति के अनुसार हो रहा है। अर्थात उसकी चाल बराबर है, वेग बराबर है। और असमान गति का अर्थ हुआ कि चाल और वेग जो है वो बदल बदल रहा है। यहाँ पे चाल और वेग दो अलग अलग राशियों का मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं चाल बोल रहा हूँ तो केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, और जब वेग की बात कर रहा हूँ
तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी बात कर रहा हूँ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात हो रही है, तो वो वेग हो रही है। अगर चाल में परिवर्तन करना है तो आपको मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करना होगा। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर उसमें 15 कर दें, 20 कर दें, 25 कर दें, तो इसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए चाल में भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब असमान गति की बात की जाए, जिसमें चाल की बात हो चुकी है, अगर वेग की बात की जाए तो वेग में क्या है कि आप मैग्नीट्यूड में भी परिवर्तन करके वेग में परिवर्तन कर सकते हो, या आप चाहो तो दिशा में परिवर्तन करके भी आप वेग में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही उत्तर दिशा में, तो ये एक अलग वेग है, और अगर वही 10 किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन दक्षिण दिशा में, तो ये वेग बदल जाएगी, क्योंकि इसमें दिशा में परिवर्तन हो गया है। हालांकि दोनों में चाल सेम रहेगा, दोनों का ही जो मान है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो चाल सेम है, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन हो गया, और वेग में परिवर्तन हो गया इसलिए उसको असमान गति कहा जाएगा। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। अर्थात हर 1 सेकंड में वह 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। अर्थात वस्तु का चाल समान है, और चाल समान होने के कारण वस्तु को हम लोग एक समान गति की अवस्था में कहेंगे। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसी तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड या 1 घंटा, मतलब कोई एक फिक्स टाइम पीरियड की बात की जाएगी। जितना छोटा समय अंतराल होगा उतना ही एग्जैक्ट वे में हम लोग बता पाते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर चल रही कार तथा पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति। पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति जब उसमें एनर्जी होगा तब वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा, फिर जैसे जैसे उसका एनर्जी लो होते जाएगा उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। अर्थात और कार पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति है, वो हर एक कोने पे जाकर के अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो अगर हम वेग की बात कर रहे हैं तो पार्क में दौड़ रहे व्यक्ति के वेग में तो परिवर्तन हो ही रहा है जब भी वो दिशा में परिवर्तन कर रहा है, साथ ही साथ उसके परिमाण में भी परिवर्तन हो रहा है। इस कारण उसको असमान गति बोला जाएगा। क्रियाकलाप है, और इस क्रियाकलाप में आप देखिए कि एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। वस्तु ए जो है वो 9:30 बजे 10 मीटर की दूरी तय किया था, फिर 9:45 में यानी कि 15 मिनट बाद और 10 मीटर की दूरी यानी कि 20 मीटर की दूरी तय किया कुल, फिर 15 मिनट बाद 30 मीटर की, अर्थात हर एक 15 मिनट में यह 10-10 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या है, ये एक समान गति का उदाहरण है। और वहीं पे अगर वस्तु बी को देखा जाए तो 9:30 में 12 मीटर के अवस्थिति पर है, 9:45 में वो 19 यानी कि 7 बढ़ा, फिर 10 बजे 15 मिनट बाद यानी कि 4 ही बढ़ा। तो जब ये अंतर होते जा रहा है ना कि हर एक मिनट पे या हर 15 मिनट पे इसका जो है दूरी, तय की गई दूरी जो है वो बदल रहा है, तो यह असमान गति को परिलक्षित कर रहा है। आगे देखा जाए, गति के दर का मापन। गति के दर को मापना कि गति जो है वो किस दर से बढ़ रही है या घट रही है या फिर एक समान है। गति के दर को, जहाँ पे भी दर लगा है ना, दर का मतलब होता है अपॉन टाइम। इसका मतलब सीधा यही है, जहाँ पे भी ये दर लिखा होगा इसका मतलब बटे टाइम होता है, भागा टाइम। अब ये किसके भागा टाइम, इसी बात को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। गति का दर को माप लेंगे और यही आपको चाल आएगा, और फिर उसी में हम लोग अगर दिशा को भी मिला देंगे तो वो वेग आने वाला है। इसी बात को ये समझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। चित्र 8.2 ए में गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ है, और दिए गए साइन बोर्ड में आप क्या समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड लिमिट कर दिया है। जो कार है उसके लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बड़े ट्रक वगैरह हैं उसके लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ये स्पीड को दर्शाना चाह रहा है कि आप इसी चाल से जाइए, इससे कम में ही रहिए, ज़्यादा मत क्रॉस कीजिए। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें से कुछ तेज चलेंगी तो कुछ धीमी चलेंगी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में
तय की गई दूरी के उपयोग से हम वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि इकाई समय में, जैसे यहाँ पे टाइम लिखा हुआ ना, तो ये तो इकाई समय ही लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे अगर हम 1 सेकंड कह दें इसे, या 1 घंटा की बात की जाए, तो ये इकाई समय हो गया। ये 1 घंटा या 1 सेकंड, ये सब इकाई टाइम की बात हो रही है। और इसमें तय की गई दूरी अर्थात दूरी बटे टाइम को ही हम लोग चाल कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग उसका परिभाषा में से इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ये हमारा पूरे ही फिजिक्स में ही चलेगा, और जो इसको निकालना समझ गया वो आराम से किसी भी चीज़ की परिभाषा को खुद से लिख सकता है। तो यहाँ पे अगर चाल को हमें दर्शाना है तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट वे में आप आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये डिराइव करने आता है कि चाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है इकाई समय में, अर्थात बटे में चला गया इकाई समय, तय की गई दूरी के उपभोग को ही वस्तु की दर प्राप्त कर लेंगे, और इसी राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है। यह ms⁻1 द्वारा भी चिन्हित प्रदर्शित किया जाता है। चाल का एक अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। cm (10⁻⁻1) और किलोमीटर प्रति घंटा भी है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसके वैल्यू की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की गति नियत हो, यानी कि फिक्स्ड हो, जरूरी नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, एक समान भी हो सकती है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में ही होंगी। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो वस्तुएं असमान स्थिति में ही होती हैं। कारण क्यों? देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि कभी कोई वस्तु रुकी हुई है, फिर अचानक से चलना स्टार्ट की, तो वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले वो 0 रफ्तार में था, अब उसकी रफ्तार बढ़ के कुछ 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 या 50 कुछ भी हो गई। तो भले ही आप 50 को फिर कांस्टेंट कर दोगे, लेकिन जब आप स्टार्ट किए थे तब तो आप 0 ही थे ना। तो अर्थात ये कहने का अब ये प्रयास करना चाह रहा है कि इनिशियली वस्तुएं स्थिर ही रहती हैं या गतिमान अवस्था में ही रहती है, जो भी अवस्था में रहे, बट आप देखिएगा कि असमान गतियां ही फॉलो होती हैं। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति के दर को उनके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि असमान गति है। जैसे कि अभी जैसे आपको मान के चलिए, आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली तक का दूरी देख लेंगे और उनके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस लगा पहुंचने में, ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें एक एवरेज स्पीड मिल जाएगा। हम हर मोमेंट पे ये चेक करने नहीं जाएंगे कि अच्छा इस मोमेंट पे हम 90 के रफ्तार में चला रहे थे, फिर 110 के रफ्तार में चलाए, फिर 90 से फिर घट के 2 पे आ गए, 5 पे आ गए, और फिर वापस से 110 पे चलाने लगे। ऐसे नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल डिस्टेंस देख लेंगे कि दिल्ली से पटना तक की दूरी कितनी है और जाने में टोटल कितना टाइम लगा, इसलिए एवरेज स्पीड की बात करेंगे। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर के प्राप्त किया जाता है, अर्थात औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल समय। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि औसत चाल दो वस्तुओं का किस स्थिति में कितना होगा और कब क्या होता है। इस बात को समझ जाइएगा तो ये निकालना बहुत आसान होगा। हालांकि सबसे उपयोगी जो फार्मूला है औसत चाल का वो यही है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी जितने भी दूरी ट्रैवल करने वाला है, और उस दूरी को ट्रैवल करने में कुल कितना टाइम लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। अब इस बात में समझते हैं कि अगर दूरी को फिक्स कर दिया जाए, दूरी को अगर फिक्स कर दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा रख सकते हैं। तो दूरी फिक्स रहेगा तब औसत चाल 2ab बटे a प्लस बी। एक वस्तु पहले a रफ्तार से चला, फिर वही वस्तु b रफ्तार से चला, तो आपका कुल औसत चाल अगर दूरी फिक्स्ड है तो टू ए बी बटे a प्लस बी। यानी कि ये बात समझने का प्रयास कीजिए। ये समझाना ये चाह रहा है कि वस्तु पहले 60 किलोमीटर ए रफ्तार से गया, फिर बाद का 60 किलोमीटर भी बी रफ्तार से ही गया, तो आपका पूछेगा औसत चाल कितना होगा, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 2ab बटे a प्लस बी। और अगर समय फिक्स कर दिया जाए, अर्थात ये बात समझिए कि 2 घंटे 60 की रफ्तार में चले, अगले 2 घंटे 120 के रफ्तार में चले, तो औसत चाल कितना होगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी बटे 2। तो ये दो अलग अलग फार्मूलाज हैं, इन दोनों का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होना है। सवाल के हिसाब से आप याद मतलब इसको फार्मूला को लगाएंगे, अन्यथा आप सीधा एक फार्मूला याद कीजिए औसत चाल का
कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। और आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप हमेशा ही निकाल सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं औसत चाल निकालने के लिए। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल जो हो जाएगी v बराबर s बटे टी। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी, अर्थात कभी अधिक भी हुई होगी, कभी कम भी रही होगी। कुछ समय के लिए इससे अधिक हुई होगी, कुछ समय के लिए कम हुई होगी, लेकिन औसत चाल जो है वो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही निकल कर आई है। अब एक उदाहरण है, इसको निकालने का प्रयास करेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल कितनी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं। कुल दूरी बटे कुल समय, आपको दो दो जगह दूरी दिया हुआ है, 16 मीटर और 16 मीटर, तो 16 16 32 मीटर टोटल दूरी हो गया। और समय हो गया 4 2 6 सेकेंड, यानी कि 32/6 आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल में आपको ये लिखा होता कि 16 मीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रही है और अगले 16 मीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है, तो औसत चाल कितनी होगी? तब आप 2ab/a+b वाला फार्मूला लगाते। तो इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख लीजिए 32/6 यानी कि 5.33 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर आ चुका है। फिर भी आपको जिसको भी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये नहीं समझ में आया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो जब भी आप कमेंट करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे है दिशा के साथ चाल। अभी तक हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किए, कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं किए। अभी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है, और भी अधिक एग्जैक्ट बात कर सकते हैं अगर उसके साथ साथ हम दिशा को भी इंडिकेट करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे ही वेग कहते हैं। तो चाल में कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड है, जो उसका वैल्यू होगा 10 15 20 50 जो भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको चाल दर्शा रहा है। लेकिन अगर उसी में अगर वेग को भी दर्शा दिया जाए तो एक अच्छा मानक पता चलेगा कि अच्छा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उत्तर की दिशा में। तो जब डायरेक्शन उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसी चाल को हम लोग वेग कह देते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। वेग जैसे चाल असमान समान हो सकता है, वैसे वेग भी हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग इसका डिस्कस भी कर चुके हैं। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपको वेग में परिवर्तन करना है तो वस्तु की चाल में परिवर्तन कर दीजिए। मतलब 40 है तो 50 कर दीजिए, 40 है तो 20 कर दीजिए। तो इसका अर्थ हुआ कि चूंकि चाल में परिवर्तन हो रहा है, इसका इसको इससे भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर दिशा में परिवर्तन कर दीजिए, अर्थात पहले उत्तर दिशा में जा रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब उसी को दक्षिण दिशा में भेज दीजिए, तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर दोनों में ही परिवर्तन कर दीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण। जब दोनों में ही हम मतलब चेंज कर दिए, तो इसमें क्या हो गया? वेग में दोनों की स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो वेग में परिवर्तन करने के आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप वस्तु की चाल में परिवर्तन कर दीजिए, या वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर दीजिए, या दोनों में ही परिवर्तन कर दीजिए। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे औसत चाल था, यहाँ पे औसत वेग है, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसकी गणना औसत चाल के गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तो दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया सकता है। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला, यहाँ पे v बराबर जो औसत होगा, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। और ये कब होता है? जब टाइम जो है वो सेम लिया जाए, अर्थात 2 घंटे में 40 की स्पीड पकड़े, फिर अगले 2 घंटे में 60 की स्पीड पकड़े, और तब आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा हो कितना होगा, तो आपको 40 + 60/2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो ये फिक्स टाइम वाला ही फार्मूला है और उसी को ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे भी ए भी यानी कि एवरेज औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, भी अंतिम वेग है, और चाल और वेग दोनों का ही मात्रक समान होता है मीटर पर सेकेंड। और इसमें बस एक बात समझने वाली है, चाल और वेग में परिवर्तन बस एक ही बात का है कि वेग के साथ दिशा आता है, चाल के साथ दिशा नहीं आता है। इसमें एक क्रियाकलाप को दर्शाने का प्रयास किया गया है, उसको भी देखते हैं। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए।
यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप स्कूल की दूरी या बस स्टॉप की दूरी तय कीजिए। कितना दूरी का आकलन कीजिए, ये पता कर सकते हैं। मान के चलिए आधा घंटा लगा आपको जाने में और आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आपका कुल दूरी हो गया 2 किलोमीटर। आप जान गए। तो ये आप दूरी भी निकालने में, कैलकुलेट करने में आप इसका हेल्प ले सकते हैं। जब आसमान में बादल छाए होते हैं, तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? तो बिजली की रफ्तार जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है। बिजली का चमकना आप लाइट की स्पीड से देख पा रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, तो बहुत पहले आ जाएगी। और गरजने की आवाज़ बहुत देर बाद आती है, क्योंकि हवा में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर पर सेकंड ही है। तो इसीलिए वो टाइम लैप्स आपको दिखेगा कि पहले आपको चमकेगी, बाद में आपको गड़गड़ाहट सुनाई देगी। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से माप सकते हैं। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए और वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे 346 मीटर पर सेकंड इसलिए मतलब कह रहा लेने के लिए, हालांकि हम लोग 332 मीटर पर सेकंड ही याद करते हैं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हम लोग बात करते हैं कि वायु की स्पीड कितनी है। और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से बात किया जाएगा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास जो है वो 346 मीटर पर सेकंड के आसपास से रफ्तार हो जाता है। और जो हम लोग 332 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है हवा में। अब है चाल और वेग में अंतर बताइए। तो चाल और वेग में क्या अंतर है? केवल डायरेक्शन का अंतर है। चाल डायरेक्शन नहीं बताता, वेग उसमें डायरेक्शन को भी कंक्लूड करता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण और उसकी औसत चाल का परिमाण सब बराबर होगा? आपका जब सेम ही डायरेक्शन में रहेगा तो औसत चाल और औसत वेग समान हो जाएगा। बस डायरेक्शन को सेम कर देना है। आगे है कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? क्रियाकलाप में हम लोग देखे थे कि ऑडोमीटर जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। एक यंत्र है जो हर एक ऑटोमोबाइल्स यानी कि मोटर वाहन में लगा होता है। एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? एक समान गति में होगी तो इसका मार्ग कैसा होगा? यहाँ पे एक बात को समझने वाली बात है। यहाँ गति बोल रहे हैं, यहाँ एक समान वेग लिखता ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक समान गति में तो आप किसी भी डायरेक्शन को भी चेंज कर दीजिए, लेकिन एक समान वेग की अवस्था में ना उसका डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज करने से आपकी वेग में परिवर्तन हो जाएगा और उससे आपका गति भी मतलब बदला हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा होता है एक समान वेग की स्थिति को दर्शाने का पूछता, तब उसका मार्ग हम बताते एक सीधी रेखा में, एकदम स्ट्रेट लाइन में। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? अगर सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो निकाल लीजिए। एक सेकंड में निकल चल रहा है 3 × 10⁸ मीटर, तो 5 रुपये कितना चलेगा? गुना 5 मिनट कर दीजिए। मिनट को फिर से सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो 5 × 60 कर देंगे 300 सेकंड। 300 में 3 × 10⁸ से गुना कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर होगा। एक वापस से प्रश्न है, उदाहरण 8.2। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात पहले से वो 2000 किलोमीटर चल चुका है। यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इन बिटवीन वो 400 किलोमीटर चला। अब कह रहा है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल कितनी है? तो हमें कुल दूरी पता चल चुका है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम 8 घंटा लगा, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 400/8 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप इसी बात को मीटर पर सेकंड में दर्शाना चाहें तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना होता है और इस तरीके से आपका आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होता है, और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो आप 18/5 से गुना करना होगा। बस ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। एक अन्य उदाहरण है 8.3। कह रहा है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है।
जाना आना, मतलब 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई। तो इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। मतलब आई और गई, टोटल 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और 1 मिनट में ही गई। तो उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, औसत वेग तो शून्य हो जाएगा क्योंकि वो उसी पॉइंट पे गई और उसी पॉइंट पे आ गई। तो उसके द्वारा ट्रैवल किया गया कुल विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा। जब कुल विस्थापन शून्य हो गया तो विस्थापन बटे समय ही तो वेग होता है, तो वेग भी शून्य हो गया। लेकिन अगर चाल की बात की जाए तो टोटल वो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की। तो 180 बटे 1 मिनट, मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए तो 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 3 मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं उसका औसत चाल, लेकिन औसत वेग जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यही बात यहाँ पे भी दर्शाया गया है। तो अभी चूँकि हो गया है 40 मिनट के आसपास का करीब लेक्चर हो गया है, तो इस यही पॉइंट तक आज रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग में परिवर्तन की दर को डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिक है, देखिए इसी यहाँ पे अगर बेसिक समझने का प्रयास हम लोग कर लिए तो आगे जा कर के जो अन्य लेक्चर्स होंगे अलग अलग चैप्टर्स में, उसको समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो आशा है आप लोग को ये सारा वीडियो जो है समझ में आया होगा। फिर भी जिनको जहाँ पे भी समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में आ कर के मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहिए।